इसके अंतर्गत तक मतभेद की बात करेंगे तो मतभेद अपने चरम पे था। दो गुट हो चुका था कांग्रेस में। एक गुट की बात करेंगे जो कि थे उदारवादी समूह थे, और दूसरा गुट की बात करें उग्रवादी थे। दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने का मुख्य कारण था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन। उग्रवादी गुट के लोग जो थे चाहते स्वदेशी आंदोलन का और भी व्यापक पैमाने पर देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए, ब्रिटिश का मतलब जमकर विरोध किया जाए। जबकि उदारवादी के लोग जो थे इसको बंगाल तक ही सीमित करना चाहते थे, ब्रिटिश का एकदम ही क्रैक स्तर पे विरोध करना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसी बात को लेकर दिसंबर में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और सूरत अधिवेशन में आप देखोगे तो उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में मतलब कांग्रेस क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस सत्र की अध्यक्षता की बात करेंगे तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। बोस नहीं है, क्या ये घोष है। इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले 1906 का जो सेशन जो होता है उसमें भी मतलब विवाद गहराती है, लेकिन 1906 के सेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना के उस सेशन को सुधार लिया जाता है। उग्रवादियों का लक्ष्य था नागपुर अधिवेशन में तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना, ठीक है, और कट्टरपंथी प्रस्तावों को दोहराना। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में तिलक को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, जिससे कट्टरपंथी प्रस्तावों को खारिज किया जा सके। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, विभाजन के बाद कांग्रेस पे उदारवादियों का वर्चस्व था। ठीक है, जब विभाजन हो जाता है तो कांग्रेस से तो सारे के सारे मतलब क्या निकल जाते हैं, उग्रवादी समूह के नेता तो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो विभाजन के बाद कांग्रेस में केवल कौन बच जाते थे, केवल के केवल उदारवादी ही बच जाते हैं। और उदारवादी जो थे किस तरीके से विरोध करने का उनका तरीका क्या था, तो संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। सरकारी दमन, सरकार ने सरकार की विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाए, जो कि 1907 से लेकर 1911 तक कानून बनाए गए। इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए जो कि सरकारी दमन करने में बहुत अधिक ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की। इसमें सबसे राजद्रोही बैठक अधिनियम, किसी प्रकार के गुप्त मीटिंग को मतलब क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, जो कि सरकार के खिलाफ होती, तो 1907 में आता है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया। अपराध भड़काने वाला अधिनियम की बात करें 1909 में आया। अब विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1910 में आया। अब भारतीय प्रेस अधिनियम जो था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में था। अब भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करेंगे तो 1910 में था। ठीक है, ये सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी दमन, सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए थे, जो कि 7 से लेकर 11 तक बने थे। इन कानून में सबसे पहले राजद्रोही बैठक अधिनियम, मीटिंग वगैरह होती थी क्रांतिकारियों की, विद्रोहियों की, उन पर रोक लगा दिया गया। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, इसको सशक्त किया गया 1908 वाले में। अपराध भड़काना, ठीक है, अपराध भड़काना मतलब हेट स्पीच वगैरह देना सरकार के खिलाफ, इन पे रोक लगाया गया 1908 में कानून बनाकर। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, किसी प्रकार का बम बारूद ये सब को रखना अलाउ नहीं था, ध्यान में, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। कड़े कानून थे इसमें। ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करेंगे, ये भी लाया गया 1910 में। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करेंगे तो 1910 में। दोनों को दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसी के दौरान क्या होता है, 1907 के बाद होता है दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली 1911 में हार्डिंग के द्वारा दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली दरबार अभी तक 3 बार लगा था, 1877 में, याद कीजिएगा, 1903 में, और अब हो गया 1911 में। ठीक है, 3 बार आपको दिल्ली दरबार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आखिरी दिल्ली दरबार था जो कि 1911 में। यहाँ पे जो अतिथि जो आए थे, ब्रिटिश सम्राट की बात करेंगे, जॉर्ज पंचम थे, और साथ में उनकी वाइफ मैरी भी थी। ठीक है, जब दिल्ली दरबार में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा किया गया, जैसे बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसको रद्द कर दिया जाता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी की बात करेंगे, कलकत्ता से हटाकर मतलब कहाँ रख दिया जाता है, दिल्ली रख दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक दिल्ली षड्यंत्र मामला भी है। ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मामला क्या है, जिसमें लॉर्ड हार्डी के ऊपर, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हार्डी के ऊपर बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डी के ऊपर मतलब बम फेंका गया था। ठीक है, इस मामले में रास बिहारी बोस, घोष नहीं है, बोस है, ठीक है, सचिंद्र सन्याल, चरमपंथी क्रांतिकारियों ने हार्दिक पर बम फेंकने की कोशिश की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस तो भाग निकले, बाद में जापान चले गए। ठीक है,
सचिंद्र सन्याल की बात करें, सचिंद्र सन्याल को जेल में डाल दिया गया, ठीक है, ध्यान रखा। उन्होंने वहां पे लिखा कौन सा किताब? बंदी जीवन, ठीक है। तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा जेल में कौन सी किताब लिखी गई? तो बंदी जीवन लिखी गई। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखने वाली है, ठीक है। तो दिल्ली सदन के मुख्य जो योजना करता था, जिसने योजना बनाई, उनका नाम क्या था? रास बिहारी बोस उनका नाम था, ठीक है। अब यहाँ पर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उभार किस प्रकार से होता? तो सबसे पहले हम चलते हैं बंगाल। बंगाल में आप देखोगे 1902 1901 में अनुसूलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा ने की थी। किसने की थी? तो पी मित्रा। अब पी मित्रा का पूरा नाम क्या था? प्रोमोथा मित्रा, ठीक है। हालांकि आप लोग पी मित्रा ही याद रखो। साथ में कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। अब बरिंद्र कुमार घोष थे। ये पी मित्रा की बात करेंगे, पी मित्रा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो पार्टी जो बनाई गई थी बंगाल में, ये अनुसूलन समिति, कैसी पार्टी थी? क्रांतिकारी पार्टी थी। कैसी थी? तो ये क्रांतिकारी पार्टी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते 1906 में अनुसूलन समिति के भीतर इनर सर्कल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनर सर्कल में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया गया था। ये बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया गया, तो उसका नाम था युगांतर। क्या नाम था उसका? उसका नाम क्या था? युगांतर, ठीक है। तो पी मित्रा के द्वारा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, बरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा क्या बनाया गया? इन लोगों ने बना था अनुसूलन समिति। अनुसूलन समिति की ही माउथ स्पीच थी, जो इसकी भाषा बोलती थी। एक समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था? युगांतर। इसको आपको ध्यान में रखेगा। क्योंकि बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता के द्वारा शुरू किया गया था युगांतर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष जो कि वन ऑफ फाउंडर थे, ठीक है। भूपेंद्र दत्त की बात है, इनके द्वारा युगांतर समाचार पत्र की शुरुआत की गई। अब आते हैं 1907। 1907 की बात करें, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने, दोनों का नाम याद रखें, दिल्ली सदन से जुड़े हुए थे, ने पंजाब दिल्ली और संयुक्त प्रांत को शामिल करते हुए गुप्त समाज का गठन किया, जिसे हेमचंद कानूनगो को सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया, ठीक है। हेमचंद कानूनगो की बात करेंगे, ये पेरिस गए थे। क्यों गए थे भाई पेरिस? तो वहां पे पेरिस गया। पेरिस में इन्होंने वहां से बम बनाना सीखा, ठीक है। क्या सीखा? बम बनाना सीखा, ठीक है। तो अनुसूलन समिति के द्वारा ही आप देखोगे, ठीक, सॉरी, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के द्वारा पंजाब दिल्ली संयुक्त प्रांत को शामिल करते हुए गुप्त समाज का गठन किया गया। और यही से मतलब हेमचंद कानूनगो को कहाँ भेजा गया? ठीक है, राजनीतिक प्रशिक्षण और बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेज दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सबके सब बंगाल में ही था। बंगाल में आप 7-8 में देखोगे तो 7-8 में भी बहुत सारी चीजें होती है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की बात सर करेंगे बंगाल। थोड़ा सा पीछे कीजिए ना, थोड़ा सा। क्या करना है पीछे को? अच्छा, ये देखना था साप्ताहिक था कि मासिक था? ठीक है सर। साप्ताहिक है। न्यूज़पेपर कोई मासिक नहीं होगा, ठीक है, साप्ताहिक आएगा या फिर डेली वाला आएगा, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में जज जो किंग्सफोर्ड को ले जा रही गाड़ी पे बम पर हमला करने का प्रयास किया 1908 में, जिसके परिणाम से 2 ब्रिटिश महिलाओं के अनजाने में मृत्यु हो गई। प्रिंगले थी, प्रिंगले की बेटी थी, ठीक है, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, ठीक है। अरविंद और वरिंद्र घोष सहित अनुसूलन समूह के सदस्यों ने अलीपुर संयंत्र मामले में, ठीक है, मानिक टोला बम संयंत्र कांड या फिर मुरारी पुकुर संयंत्र में मुकदमा चला। एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। खुदीराम बोस आपको ध्यान में रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। और साथ में कौन जुड़े थे? प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी साहब भी जुड़े हुए थे। हालांकि प्रफुल्ल चाकी साहब ने सुसाइड कर लिया। और खुदीराम बोस को मतलब फांसी की सजा दी गई, ठीक है। इनके जो वकील जो थे उनका नाम था कालिदास बसु, ठीक है। क्या था? मुजफ्फरपुर के बदनाम जम जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है। ये बंगाल से ही, यहाँ पे अनुसूलन समिति के, ठीक है, अनुसूलन समिति के सदस्यों को इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे जुर्म के लिए भी बहुत कठोर सजा दिया था, इसलिए इसके मारने की प्लान थी, ठीक है। अब आते हैं अरविंद और वरिंद्र घोष, ठीक है, ध्यान। अरविंद घोष और वरिंद्र घोष ये अलीपुर संयंत्र मामले से जुड़े हुए थे, ठीक है। अलीपुर संयंत्र मामले से बम विस्फोट, बम वगैरह वहां से काफी बड़ी संख्या में इनको मिला। बाद में अरविंद घोष जो थे बड़ी मुश्किल से मतलब केस से वापस निकले। जब केस से उन्होंने वापस निकले थे, क्रांतिकारी नेता थे। हालांकि इन्होंने मतलब क्या किया, इन्होंने मतलब उसके बाद, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया, ठीक है। और ये जाके श्री अरविंदो आश्रम की, ऑरिबिलो आश्रम की स्थापना करते हैं पांडिचेरी में, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र कांड से कौन जुड़े हुए थे? तो श्री अरविंदो जुड़े हुए थे, फिर अरविंद घोष कह लीजिए। अलीपुर षड्यंत्र कांड में जो इनका बचाव जो किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने इनका बचाव किया था। ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको मानिक टोला बम षड्यंत्र या फिर
मुरारी पुकुर षड्यंत्र के तहत इन पे मुकदमा चला था। ठीक है, मतलब इनका इन लोग का प्लान था, एक बड़ा सा विस्फोट करने का प्लान था, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो नरेंद्र गोसाई के बारे में जानते हैं। ठीक है, नरेंद्र गोसाई ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नरेंद्र गोसाई या फिर नरेंद्र गोस्वामी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जो सरकारी गवाह और क्राउन गवाह बन गए, क्राउन गवाह मतलब ब्रिटिश इंपायर का मतलब गवाह बन गया था। इसके दो सह आरोपियों सत्येंद्र नाथ बोस और, ठीक है ध्यान रखेंगे, कन्हई लाल, ठीक है, कन्हई लाल दत्त को मतलब जेल में गोली मार दी गई थी। प्रश्न कैसे पूछेगा, बोलेगा बताओ अलीपुर बम कांड की बात करेंगे। ठीक है, अलीपुर बम कांड में, ठीक है ध्यान रखेंगे, सरकारी गवाह कौन बना था, तो नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना था। ठीक है, नरेंद्र गोसाई जो था सरकारी गवाह बना था, इसके वजह से इसको गोली मार दी गई। ठीक है, इसके और भी दो साथी जो थे, सह आरोपी जो थे, ध्यान में रखेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्त को भी जेल में गोली मार दी गई। ठीक है, इनको जेल में गोली ही मार दिया जाता है क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन में अपनी मतलब क्रांतिकारियों के खिलाफ इन्होंने गवाही दी थी। अब साल आता है 1912 को। ठीक है, चलेंगे दिल्ली। यहाँ पे क्या होता है, रास बिहारी बोस और सचिंद्र संन्याल दिल्ली में आधिकारिक प्रवेश के दौरान वासरा हार्दिक पर बम से हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। जांच के बाद इन पे दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला था। दिल्ली षड्यंत्र से बहुत सारे लोग जुड़े थे कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र संन्याल मुख्य रूप से। योजना किसने बनाई थी, योजना आपकी रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात करेंगे, बाघा जतिन। बाघा जतिन को जिनको बोलते थे जतिन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। तो बाघा जतिन के नेतृत्व में युगांतर पार्टी ने जर्मन हथियारों के आयात के लिए, ठीक है, जर्मन साजिशें पे जिम्मरमैन योजना बनाई, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय विद्रोह करना था। जर्मनी से इनका हथियार खरीदना था, प्लान वगैरह भी हो चुका था, पैसा वगैरह भी सब कुछ मिल चुका था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होना चाहिए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो थी मतलब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थी। ठीक है, तो ये भारत में चाहते थे एक बहुत बड़ा एक आंदोलन या फिर चाहिए एक विद्रोह करना शुरू करना चाहते थे। तो इसको लेकर क्या हुआ था, बाघा जतिन के नेतृत्व में युगांतर पार्टी जो कि बंगाल की क्रांतिकारी पार्टी थी, इन लोगों ने जर्मनी से हथियार करने का प्लान किया, जिसको जर्मन साजिश बोलते हैं। ठीक है, जर्मन साजिश को जिम्मरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता था। मतलब काफी मात्रा में हथियार लेकर भारत में आते, एकदम सशस्त्र विद्रोह करते। ठीक है, हालांकि ये प्लान जो था नहीं हो पाया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र जो था अपने बंगाल देखे। आप देखें भारत में क्रांतिकारी गतिविधि का 3 जगह पे केंद्र था। सबसे पहले बंगाल से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद आप देखोगे महाराष्ट्र में आप देखोगे। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे पंजाब में आप देखोगे। ठीक है, ये 3 जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि का क्या था, केंद्र था बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। बंगाल अपने चरम पे था, महाराष्ट्र भी अपने चरम पे था। पंजाब में जब ये क्रांतिकारी विचारधारा जब खूब सुलगने लगा, ठीक है, तो इसी को सबक सिखाने के लिए सरकार ने वहां पे मार्शल लॉ की लगा दी, जिसके लेकर आप देखोगे जलियांवाला हत्याकांड जैसा होता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि बंगाल और पंजाब, महाराष्ट्र की तरह ही पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधि अपना खूब जोर पकड़े। ठीक है, आप चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या था, 1879 में क्या था, वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृषक नेता थे, क्या नाम था, वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने रामोसी कृषक दल का गठन किया। रामोसी कृषक दल जो थे, ठीक है, रामोसी जो थे बंगाल में जगह, वहां के किसानों के मिलकर बनाया गया था, जिनका काम क्या था, ये संचार लाइन को बाधित करते थे। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को गति भी प्रदान करना था। मतलब पूरी तरीके से संचार लाइन कह लेते, एक्टिव मतलब जैसे ट्रेन हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, तार सेवा था, इन सबको मतलब कट करना, कनेक्शन को तोड़ना, ये सब मुख्यतः रामोसी कृषक दल का कार्य था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। ठीक है, हाथी 1890 का साल होता है। 1893 में आप देखोगे तो तिलक साहब के द्वारा, ठीक है, 1893 में आप देखोगे तो तिलक साहब के द्वारा, ठीक है, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, एक 93 होगा, एक 1895 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1893-95 में क्या होता है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के दौरान अपनी पत्रिकाओं केसरी और, ठीक है, महारथा के माध्यम से, ठीक है, मराठा, ठीक है, क्या था, मराठा के माध्यम से, ठीक है, हिंसा की वकालत करने हुए उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया। ठीक है, एक केसरी की बात करेंगे तो केसरी आपकी जो थी अंग्रेजी भाषा में थी, किसमें थी, अंग्रेजी भाषा में थी। या मराठा की बात करेंगे, सॉरी, केसरी की बात करेंगे तो केसरी जो थी, ध्यान में रखना, मराठा में केसरी थी। मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में हाँ, था। पता है मुझे, ठीक है, वही मैं सुधार रहा था। ठीक है, ये किस में था, अंग्रेजी में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मतलब अपने पत्रिका के माध्यम से इन्होंने मतलब क्या किया, उग्रवाद का मतलब क्या किया,
प्रचार किया, मतलब इनका कहना था तो ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं सही है, ठीक है। इनसे एक प्रभावित हो गया एक व्यक्ति जिनका नाम था चापेकर ब्रदर्स, जो कि तिलक के शिष्य थे। इनका कहना था तिलक के लेखनी से प्रभावित थे। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने, ठीक है, पूना के प्लेग ऑफिसर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड और एमहर्स्ट पे ये आरोप था, ये लोग जो थे, ठीक है, प्लेग के समय में ठीक से कार्य नहीं किया, इसीलिए पूना में क्या फैला है, प्लेग फैला है। इसी के वजह चापेकर बंधु ने दोनों की मतलब क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। साल आता 1899 के, सावरकर और उनके भाई, ठीक है, क्या नाम था, विनायक सावरकर, ध्यान रखेंगे, वीडी सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, इन्होंने मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का स्थापना किया 1899 में। कब किया, 1899 में, ठीक है, मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया, जिसका 1904 में इसका नाम परिवर्तन करके इसको क्या बना दिया, अभिनव भारत बना दिया, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी इसका नाम रख दिया, अभिनव भारत बना। 1899 में मित्र मेला था, वही चल के 1904 में अभिनव भारत बन गया, ठीक है। अभिनव भारत की बात करेंगे तो क्रांतिकारी संस्था थी, जो कि मेजनी से प्रेरित थी। मेजनी की बात करेंगे, इटली के एकीकरण में मेजनी की बहुत बड़ी क्या थी, भूमिका थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मेजनी से ही इसका जुड़ा, मेजनी ने क्या बनाया था यूरोप में, तो मेजनी ने यूरोप में बनाया था यंग इटली बनाया था, क्या बनाया था, तो उसने बनाया था यंग इटली। तो यंग इटली से ही मतलब क्या था, ये प्रभावित था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विलय हो गया। और नासिक, पुणे और बॉम्बे में बम निर्माण के केंद्र के रूप में भी ये उभरा था, ठीक है। अब आता है 1909, ठीक है। यहाँ पे एक अधिकारी था जिसका नाम था, नासिक का कलेक्टर था जैक्सन, ठीक है। जैक्सन की गोली मार दी गई, ठीक है। किसकी गोली मार दी गई, जैक्सन को गोली मार दी गई। अभिनव भारत के सदस्य अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी, ठीक है। ध्यान रखिए, यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। 38 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि सावरकर को साजिश के उपज पे और नेता के रूप में पहचाना गया, और उसे आजीवन निर्वासन और उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने की कहानी, मतलब उनको सजा सुनाई गई। उस समय सावरकर कहाँ था, तो सावरकर उस समय बाहर थे, इंग्लैंड में थे, लंदन में थे। उनको वहां से उनको बुलाया गया, ठीक है। तो जब बुलाया जा रहा था, भारत की लौट रहे थे, तो मतलब जहाज से मतलब कूद गए थे, ठीक है। बाद में इनको काला पानी की सजा भी इनकी दी गई थी। इनकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया था। इसी केस में अनंत कन्हरे, ध्यान रखें, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने किसको मारी थी, तो नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था जैक्सन। तो आपने बंगाल आप देख लिए, आपने महाराष्ट्र आप देख लिए। अब मैंने क्या बोला, तीसरा जो होगा कौन होगा, तो तीसरा जो होगा पंजाब। पंजाब की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय किसी भी कीमत पर स्वयं की सहायता के आदर्श वाक्य के साथ पंजाबी में प्रकाशित, किसी भी कीमत पर स्वयं की सहायता के आदर्श वाक्य के साथ पंजाबी में प्रकाशित किया। और ध्यान में रखिए, दूसरा नेता जो था लाहौर में क्रांति का, अजीत सिंह। अजीत सिंह की बात करेंगे, भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। ध्यान रखिए, अजीत सिंह की बात करें, भगत सिंह के चाचा थे। लाहौर में उग्रवादी अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन का आयोजन किया। भारत माता का प्रकाशन भी किया, किसने, अजीत सिंह, ठीक है। अन्य प्रभावशाली नेताओं में आगा हैदर साहब थे, सैयद हैदर राजा थे। सैयद हैदर राजा, ध्यान में रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान दिल्ली से एक्टिव थे, ठीक है। भाई परमानंद थे, कट्टरपंथी उर्दू कवि लालचंद फलक आदि शामिल थे, ठीक है। तो इन सबका काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने पंजाब से क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाब में आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के समय में अपने चरम पे था, सरकार को मार्शल लॉ लगानी पड़ी थी। इसी मार्शल लॉ को लोग ध्यान में नहीं रख पाए। ये लोग जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे, तो सभा कर रहे थे, जहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर क्या होता है, अंधाधुंध गोली से फायरिंग की जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। आप चलेंगे विदेश में चलेंगे, ठीक है। तो विदेशों में भी आप देखोगे क्रांतिकारी गतिविधि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए एक इंडिया हाउस स्थापना किया था। इंडिया हाउस कहाँ पे था, तो इंडिया हाउस इस लंदन में था, ठीक है, जो कि भारतीय छात्रों के लिए था। छात्र यहाँ पे आते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। लंदन में 1905 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन बाद में क्या था, ये छात्र को छात्रवृत्ति भी देते थे। ये एक क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र बन गया। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी एक्टिविटी भी आपको देखने को आपको मिलती है, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी यहीं से प्रकाशित होती थी। पूछा जाएगा कभी, बताइए इंडिया हाउस से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या था, इंडिया हाउस बनाया गया था छात्रों की मदद करने के लिए, जो कि कट्टरपंथी युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता था। और यहाँ से पत्रिका प्रकाशित हुई थी, इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। सावरकर साहब जब आते हैं, तो सावरकर साहब की बात करेंगे, तो यहीं से मतलब इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था,
मदन लाल ढींगरा साहब ने, ठीक है, क्या किया, 1909 में लंदन के नौकरशाह, लंदन में ध्यान में किसकी हत्या कर दी, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी, ठीक है। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। तो इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में नौकरशाह करजन वायली की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब साथ में देखो 1910 में नासिक षड्यंत्र तो मामले में, ठीक है, 1909 में हुआ था ना, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंत कनहरे को जो गोली मार दी गई थी, तो उसमें सावरकर जी का भी नाम आया था नेता के नाम से, तो उस समय तो लंदन में थे। अब लंदन में सजा जब सुनाया गया तो इनको भारत इनको भेजा गया, ठीक है। तो नासिक षड्यंत्र मामले में सावरकर को प्रत्यार्पित कर दिया गया, उन्हें भारत भेजा गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी, जिससे लंदन क्रांतिकारियों के लिए असुरक्षित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग सारे के सारे कहाँ चले गए, पेरिस चले गए, और उसके बाद पेरिस से फिर जिनेवा चले जाते हैं, ठीक है। पेरिस और जिनेवा में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधि का उदय हुआ, जहां मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम निकाला। कौन सा वंदे मातरम किसने निकाला था, मैडम भीकाजी कामा ने निकाला था, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अजीत सिंह ने क्या किया था, इसका संचालन किया था, ठीक है। अब 1909 में एंग्लो जर्मन संबंधों के बिगड़ने के बाद, ठीक है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में अपना क्या बनाया, आधार बनाया, ठीक है। एंग्लो बर्लिन संबंध क्या था, मतलब 1909 में क्या था, ब्रिटेन का संबंध जर्मनी के साथ खराब हो गया था, इसलिए क्रांतिकारियों का जो प्रमुख अड्डा जो था धीरे धीरे क्या बनने वाला था, जर्मनी बनने वाला था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट नहीं करती, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन नहीं सपोर्ट करती, जर्मनी नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि उनका संबंध उनसे अच्छा नहीं था, इसलिए क्या था, अब जर्मनी को ये लोग क्या बनाएंगे, अड्डा बनाएंगे। आगे चल के आप देखोगे जापान अड्डा बन जाएगा, क्योंकि जापान का भी संबंध ब्रिटेन के साथ खराब था, ठीक है। लाइक बंद कीजिए। 1911 में देखोगे रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ, सोहन सिंह भपना और लाला हरदयाल वैंकूवर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्वदेश सेवक गृह और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, ठीक है। यही सारे सदस्य जो थे 1911 के बाद, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी को भी स्थापित करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है सोहन सिंह भकना, आपको ध्यान में रखना है लाला हरदयाल, ध्यान में रखना है, वैंकूवर कनाडा में पड़ता है, वहां पर स्वदेश सेवक गृह और सिएटल में जो कि यूएसए में है यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, ठीक है। कनाडा वगैरह में बहुत सारे पंजाबी लोग जो थे आसानी से काम करने चले जाते थे, उस समय वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। अब देख गदर पार्टी 1913 में गदर पार्टी स्थापित की, कहाँ स्थापित की थी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, सैन फ्रांसिस्को में, जिसकी शाखाएं अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व पूरब में थी। यूपीएससी में 2014 में प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसमें शामिल नेता कौन थे, लाला हरदयाल थे, रामचंद्र साहब थे, भगवान सिंह थे, काशीराम थे, ठीक है, करतार सिंह सरावा थे, बरकतुल्ला। अब भाई परमानंद की बात करेंगे, वही भाई परमानंद जो पंजाब में थे, ठीक है, पंजाब में थे, वो आप इसमें शामिल हो जाते 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, ठीक है। इसका उद्देश्य था, गदर पार्टी का क्या उद्देश्य था, तो हत्याओं का आयोजन करना, साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, विदेशों में भारतीय सैनिकों के बीच में काम करना, हथियार खरीदना, ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ विद्रोह को मतलब क्या करना था, भड़काना चाहता था। अब रास बिहारी बोस की बात है, रास बिहारी बोस ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांति के अग्रणी व्यक्ति थे। यही रास बिहारी बोस है जो कि जिन्होंने हार्दिक बम कांड के बाद दिल्ली से भाग गए थे, ठीक है। अब देखिए 1913 में आप देखोगे रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह के सम्मान में अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की संभावना पर चर्चा करने के लिए जतिन से मुलाकात की, ठीक है। जतिन नाथ मुखर्जी को क्या बोलते थे, बाघा जतिन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर बंगाल योजना को पंजाब और ऊपरी प्रांतों तक बढ़ाया, मतलब उनका विस्तार करना चाहते थे। क्रांति की योजना सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण रास बिहारी बोस ने 1915 में जापान चले गए। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान किसे सौंप देते हैं रास बिहारी बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान को सौंप देते हैं, ठीक है। इसी के दौरान क्या होता है, कामागाता मारू की घटना होती है। कामागाता मारू क्या थी, एक जापानी जहाज थी, ठीक है, ध्यान रखें, क्या थी, जापानी एक जहाज थी जो कि सिंगापुर से यात्रा पे चली, सिंगापुर से, ठीक है, कुछ सिख लोगों को लेकर, ठीक है, सिंगापुर से ये कनाडा के वैंकूवर तक जा रही थी, ठीक है, कनाडा के वैंकूवर तक जा रही थी, जहां पे कनाडा की सरकार ने ब्रिटिश सरकार के दबाव में लोगों के उतरने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर इनको वापस आना था, जब ये वापस आ रहे थे तो क्या होता है, ठीक है, बजबज नामक बंदरगाह पे कलकत्ता में, ठीक है, हुगली नदी के तट पे क्या होता, संघर्ष होता, जिसमें 22 लोग जो थे मारे जाते हैं, ठीक है। 1914 में मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम प्रवासियों को ले जा रहे हैं,
जहाज कमाटा कमारू को कनाडाई अधिकारियों ने वापस कर दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। बाद में जहाज ने कलकत्ता में लंगर डाला। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। सबको कहना था, भाई साहब तुम क्या करो, सीधे के सीधे यहाँ से पंजाब निकलो, ट्रेन लगी हुई है, तुम पंजाब जाओ। लेकिन कैदियों ने मतलब पंजाब जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कलकत्ता में यात्रियों में पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ और इसमें 22 लोग जो थे मारे जाते, बाकी लोगों को पंजाब भेज दिया गया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कमागाटावारू घटना का? इस घटना से तनाव को बढ़ा दिया, जिसके कारण गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए हिंसक हमले किए। ठीक है, तो कमागाटा मारू की घटना की बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रभावित गदर पार्टी को किया था। गदर आंदोलन शुरू हुआ, इसमें कमागाटा मारू घटना का बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, अब चलते हैं जर्मनी। ठीक है, तो 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए जर्मनी समिति की स्थापना किसने किया था? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से द जिम्मरमैन प्लान के तहत की थी। द जिम्मरमैन प्लान वही था, मतलब जर्मनी से क्या करना है, बहुत सारे हथियार को लेकर जाना है, भारत में जाके क्या करना है, लोगों को देना है, क्रांतिकारियों को देना है, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करे, विद्रोह कर सके। आप बोलोगे जर्मनी क्यों मदद कर रहा था? तो जर्मनी इसलिए मदद कर रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो था किसके खिलाफ था? ठीक है, तो ब्रिटिशों के खिलाफ था, इसलिए जर्मनी जो था मदद कर रहा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको कौन सा प्लान कहते हैं? जिम्मरमैन प्लान। जिम्मरमैन प्लान तो हिंदी अगर बोलोगे तो इसको बोला जर्मन साजिश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित करना, भारतीय सैनिकों में विद्रोह भड़काना, ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण, ठीक है, आयोजन करना था। इसको जिम्मरमैन प्लान बोला गया, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से जिम्मरमैन प्लान के तहत की थी। ये आपको ध्यान में रखना। अब सारा कुछ होते ही रहता, लेकिन क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक का जो काल जो होता है, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय होता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश की बात करेंगे तो युद्ध में फंसा हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ था। तो जो भी क्रांतिकारी नेताओं ने इसे अवसर के तौर पे देखा। ठीक है, बोला कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, आराम से विद्रोह किया जा सकता है। ठीक है, और इस समय आप देखोगे तो भारत में जो श्वेत सैनिक जो थे, व्हाइट सैनिक की बात करें, उनकी संख्या मात्र 14-15 हजार के आसपास ही रह गई थी। ठीक है, बहुत कम रह गई थी। मेरा कहने का मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, 15-16 हजार लिखा रहता कहीं पे। ठीक है, तो उदारवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन कर्तव्य के रूप में किया। ठीक है, गांधी जी ने भी ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। उदारवादियों ने भी बोला था, क्योंकि लगता था ये जर्मनी को बहुत गलत मानते थे। इनका मानना था अगर हमने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन किया तो हमें क्या करेंगे, आजादी दे देंगे, हमें स्वराज दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसका मिलता है कुछ नहीं, मिलता है कुछ, मिलता ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जैसा उग्र विचार वाले व्यक्ति ने भारत की वफादारी के पुरस्कार के रूप में स्वशासन की उम्मीद में युद्ध का समर्थन किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी, ठीक है, ये क्रांतिकारी नेता था, लेकिन इन्होंने भी युद्ध का समर्थन किया। क्यों था? क्योंकि इनको भी लगता था अगर युद्ध में अगर समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें स्वशासन मिल जाएगा। और गांधी जी को तो मतलब सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कहा गया था, क्योंकि उन्होंने भारतीय युवा को सेना में भर्ती करने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। ठीक है, कुछ क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अवसर देखा और तत्काल स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाया। ठीक है, युद्ध में भारत में सैनिकों की कमी कर दी गई, क्योंकि सारे सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे। भारतीय सैनिक भी कहाँ चले गए, तो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चले गए। एक समय अगर बात करेंगे तो यही मैं बता रहा था, श्वेत सैनिक, श्वेत मतलब व्हाइट आर्मी, जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी संख्या मात्र घटकर 15,000 रह गई थी। इससे जर्मनी और तुर्की से वित्तीय और सैन्य सहायता की संभावना बढ़ गई थी। ठीक है, ये सारे चीजें होते रहता, तो साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, भारत में आपको देखने को मिलता है होम रूल। होम रूल का भारत में शुरू हुआ था? नहीं, होम रूल भारत में नहीं सुना था, आयरिश मूवमेंट थी। कहाँ की मूवमेंट थी? तो आयरिश मूवमेंट थी, आयरलैंड में ऑलरेडी मतलब क्या था, ये चल रहा था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो होम रूल आंदोलन की बात करेंगे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारकों से इसे मतलब आंदोलन को बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर, ठीक है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारतीय के लिए स्वशासन या फिर होम रूल करना मांग करना था। ठीक है, मतलब ये आजादी की मांग नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? आजादी की मांग नहीं करते थे। ये चाहते थे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर ही रहकर भारत के लिए स्वशासन, ठीक है, ध्यान रखें, स्वशासन या फिर होम रूल की मांग करेंगे। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे एनी बेसेंट थे, और उसके बाद की बात करेंगे तिलक थे। ठीक है, और होम रूल किससे प्रेरित था, तो ध्यान में रखना है, ये आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था, जो आयरलैंड के लिए मांगी गई स्वतंत्रता के समान ही स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। ठीक है, कब आई थी एनी बेसेंट? भारत में आई थी 1800
1993 में भारत आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब होम रूल का दृष्टिकोण की बात करेंगे। होम रूल का दृष्टिकोण क्या था? तो यहाँ पे सार्वजनिक बैठकें होती थी, राजनीतिक साहित्य के साथ पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की गई, राजनीतिक पर छात्रों के सम्मेलन और कक्षाएं भी आयोजित की गई। क्या किया जाता था? समाचार पत्र हो गए, पैम्पलेट हो गए, पोस्टर हो गए, सचित्र पोस्ट कार्ड हो गए जिसमें चित्र बनाए होते थे, नाटक और धार्मिक गीतों के माध्यम से प्रचार, धन उगाने की गतिविधियां, सभी कार्य और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाया गया। ठीक है, और इस आंदोलन का प्रमुख नेता की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे और साथ में एनी बेसेंट थे। ठीक है, हालांकि तिलक का जो लीग जो था उसकी स्थापना अप्रैल में हो गई थी और एनी बेसेंट ने बाद में सितंबर में किया था। ठीक है, अन्य नेताओं की बात करेंगे तो जीएस खापाडे थे, जोसेफ बैटिस्टा प्रमुख नेता है, मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े थे, मोतीलाल नेहरू भी जुड़े थे, जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे, भूलाभाई देसाई भी जुड़े थे, सत्येंद्र दास भी जुड़े थे, के एम मुंशी भी जुड़े थे, बी चक्रवर्ती भी, सैफुद्दीन किस्लू भी जुड़े थे, मदन मोहन मालवीय भी जुड़े थे, तेज बहादुर सुप्रू भी जुड़े थे, लाला लाजपत भी जुड़े थे और ध्यान में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे। ठीक है, ये सारे के सारे नेता जो जुड़े थे किसके लीग से जुड़े थे? तो एनी बेसेंट के लीग से जुड़े थे, न कि तिलक के लीग से जुड़े थे। ठीक है, और सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको स्थापित करने का श्रेय सुब्रमण्यम अय्यर साहब को ही जाता है। ठीक है, अब तिलक की होम रूल की बात करेंगे। तिलक की होम रूल पहले मतलब ध्यान में रखेंगे बन गई थी, कब बनी थी? तो अप्रैल 1916 में बेलगांव में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखें, इसके लिए इन्होंने बेलगांव इंपॉर्टेंट जगह, वहां पे होम रूल बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, पहली बैठक आयोजित की गई तो तिलक ने बेलगांव में अपनी पहली होम रूल बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, अब बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्या है? तो ये बॉर्डर है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये बेलगांव की बात करेंगे, बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ था? तो ध्यान रखिए, भले ही ये पहली बैठक तो इसकी होम रूल की हुई थी बेलगांव में, लेकिन इसका मुख्यालय की बात की, इसका मुख्यालय की बात की, पूना में इसका मुख्यालय था। अब बात की इसका क्षेत्र क्या आता था? पूरा महाराष्ट्र था, लेकिन बॉम्बे क्षेत्र नहीं था। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे शहर नहीं था। कई बार पूछा जाता है पूरा महाराष्ट्र में कौन सा शहर को नहीं शामिल किया? बॉम्बे नहीं था। ठीक है, साथ में कर्नाटक की बात करेंगे, मध्य प्रांत की बात करें, बरार तक सीमित था। ठीक है, जिसकी बात करेंगे 6 शाखाएं थी। ठीक है, 6 शाखाएं थी। क्या मांग थी तिलक की, मतलब होम रूल की? तो स्वराज्य, ठीक है, भाषाई राजाओं का गठन और साथ में स्थानीय शिक्षा के समन्वय। आप बोलोगे से सर मतलब होम रूल जो स्थापित हुआ था तिलक और मतलब एनिमेशन दोनों साथ में कर लेते हैं। देखिए, तो तिलक के पार्टी के कुछ लोग जो थे, होम रूल के लोग जो थे, जो एनी बेसेंट के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, और एनी बेसेंट के पार्टी में बहुत ऐसे लोग थे जो कि तिलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए मतभेद न बढ़े, इसलिए तिलक को अपना होम रूल स्थापित किया, एनी बेसेंट साहिबा ने अपना होम रूल स्थापित किया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब एनी बेसेंट की होम रूल की बात करेंगे तो तिलक साहब ने तो बाजी मार लिया, अप्रैल में कर लिया, एनी बेसेंट की पिछड़ गई, हालांकि विचार उन्हीं का था। तो एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होम रूल था। तिलक का क्षेत्र बटा हुआ था, महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था, बरार तक ही सीमित था, 6 शाखाएं थी। ठीक है, लेकिन ध्यान में तिलक ने पूरे सॉरी एनी बेसेंट साहिबा ने पूरे भारत में किया। ठीक है, तो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने 1896 भारत में आयरिश थियोसोफिस्ट के ने होम रूल के लिए आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अपनी गतिविधियों का क्या किया, विस्तार किया। स्थापना कब हुआ था? तो सितंबर 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। ठीक है, इनके कितने शाखाएं थे? ठीक है, तो 200 शाखाएं थे इसके, मतलब बॉम्बे शहर सहित शेष भारत में भी इसको शामिल किया गया। ठीक है, बॉम्बे जो कि तिलक से बच गया था। ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे 1994 में बॉम्बे जो था ये मुंबई बन जाता है। ठीक है, बॉम्बे बिकम्स मुंबई इन 1994। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 200, मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम से पड़ा। मुंबई में जाओगे तो मुंबा देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, काफी पॉपुलर है, तो मुंबा देवी के नाम से इनका नाम मुंबई पड़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 200 शाखाएं था, बॉम्बे में भी था, बॉम्बे में तिलक की लीग नहीं थी, शेष भारत में थे। तो पूरे पूरे भारत में इसने पैन इंडिया लेवल पे किया था। लेकिन क्या तिलक के लीग एनी बेसेंट के लीग से कमजोर था? नहीं, बिल्कुल। ठीक है, भले ही सदस्य कम था, लेकिन मैन पावर के मामले में बात करें, ठीक है, मजबूती के मामले में बात करें, तो तिलक का लीग जो था बहुत मजबूत था। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अरुणडेल साहब को सचिव बनाया। पूछा जाता है एनी बेसेंट ने सचिव किससे बनाया था होम रूल में? किससे बनाया गया? तो किसे? अरुणडेल साहब को। ठीक है, बीएम बाडिया, ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर ने लीग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे लखनऊ अधिवेशन देखेंगे, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो कल लखनऊ अधिवेशन पढ़ाई देता हूँ, गांधी एज कल पढ़ाऊंगा। ठीक है,
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन में क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलाप हो जाता है। और सूरत में बिछड़े थे, लखनऊ में आके दो दिल मिलते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखोगे तो कांग्रेस के जो उदारवादी उग्रवादी थे, उनका भी यहाँ पे क्या होता है, मिलाप होता है, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चरण मजूमदार की बात करेंगे, एक उदारवादी नेता जो थे अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने उग्रवादियों का पुनः प्रवेश इस अधिवेशन की एक प्रमुख पहलू था। लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष साझा मांगे रखी। तो भारत में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक महत्वपूर्ण एकता का संकेत भी मिलता है। लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई। मुस्लिम तुष्टीकरण क्या था? ध्यान में जो गलत मांगे जो थी, उसको भी मांग लिया गया, ठीक है, जो कि आगे चल के एक सांप्रदायिक के रूप में भी देखा जाता है। किसने विरोध किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता को, ठीक है, क्या किया था? विरोध किया था। मुस्लिम तुष्टीकरण का क्या किया था? उन्होंने विरोध किया था। लीग के रवैये में बदलाव के कारण मुसलमानों में असंतोष पैदा करने वाली ब्रिटिश कार्रवाइयां, तुर्की और उसके युद्ध में सहायता देने से इनकार करना, ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द को करना, अलीगढ़ में राष्ट्रव्यापी संबद्धता वाला विश्वविद्यालय स्थापित करने से इनकार करना था, ठीक है। तब मुसलमानों में असंतोष पैदा करने वाली ब्रिटिश कार्रवाइयां क्या थी? मतलब मुसलमान जो थे असंतुष्ट क्यों हो गए? जैसे तुर्की को इसके युद्ध में सहायता देने से इनकार करना। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था ब्रिटेन के समर्थन में था, प्रथम विश्व ब्रिटेन के साथ लग रहा था, लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी तुर्की के साथ अपमानजनक संधि की गई थी, जो सेवर्स की संधि कहते हैं, ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब बंगाल विभाजन को रद्द होने से, ठीक है, एक पक्ष खुश था तो दूसरा पक्ष काफी नाराज था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। उनके हिसाब से बंगाल विभाजन बिल्कुल सही था। क्यों सही था? क्योंकि बंगाल में जो जमींदार जो थे, वो बड़े जमींदार की बात के हिंदू थे, छोटे किसान की बात है, रैयत की बात है, मुसलमान थे। तो हिंदुओं के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। तो बंगाल विभाजन जब हुआ, तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में जब विभाजन हुआ, तो कहीं न कहीं से मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही मतलब राहत का काम था। तो मुसलमानों ने बंगाल विभाजन के क्या किया? समर्थन किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, तो मुसलमानों के अहित हो गया, तो वो इनके खिलाफ हो गए। और तुर्की के खलीफा को तो ये लोग अपना आदर्श मानते ही थे, तो तुर्की के खिलाफ खलीफा के साथ अन्याय करना, वो भी इनके लिए मतलब क्या था? एक विरोधी था। अलीगढ़ में राष्ट्रव्यापी संबद्धता वाला विश्वविद्यालय स्थापित करने से इनकार करना, इसके वजह से लीग जो थे ये ब्रिटिश सरकार से काफी अधिक नाराज चल रहे थे। लीग ने सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव हुआ। अलीगढ़ स्कूल के सीमित दायरे से पर युवा लीग सदस्यों का झुकाव अधिक साहसी राष्ट्रवादी राजनीति की ओर था। 1912 में मुस्लिम लीग ने कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्यों को समान स्वशासन के लिए काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन समझौता होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसको मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में, ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने मिलकर जो घोषणा किया था, इसमें बोला गया था क्षेत्र ऐसे बनाए जाएंगे जहां से उम्मीदवार कैसे होंगे। तो उम्मीदवार की बात करेंगे तो ये भी मतलब क्या होगा? मुस्लिम होगा। और इस क्षेत्र में जो वोटर्स जो होंगे वह भी क्या होंगे? वोटर्स की बात करें, मतदाता की बात करें, ये भी क्या होंगे? मुस्लिम होंगे, ठीक है। इसको बोला जाता था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो कांग्रेस ने बोला भाई भाई टाटा बाय बाय, हम तो ऐसा कुछ मानने वाले नहीं है, तो क्या देश तोड़ने वाली बात हो गई। लेकिन 1916 में कांग्रेस जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अब फिर आगे चल के क्या होगी? फिर आगे चल के मुकर जाएगी, ठीक है। तो पहले इन्होंने माना नहीं, 1916 में मान गए, तो इसके लिए लखनऊ समझौता हो गया। और आगे चल के फिर बोलते थे नहीं, हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को नहीं मानते, ठीक है। तो इसके वजह से तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता होने के बावजूद भी आगे चल के जब इसे इनकार किया गया, तो एक बहुत ही डिफरेंट पैदा हो गया। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी भी साथ नहीं आई। और बहुत सारे मोमेंट पे देखोगे कांग्रेस के बड़े नेता, सॉरी, मुस्लिम के बड़े नेता जो थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन, इन सबको मतलब बड़े पैमाने पे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के नेता तो बिल्कुल भी नहीं करते, जिन्ना भी पार्टी छोड़ दिया 1920 के बाद, क्योंकि असहयोग आंदोलन के चलाने में वो पक्ष में नहीं था। ये सारी चीजें हो रही थी। तो लखनऊ समझौता अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लखनऊ समझौता के दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी। तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण मतलब मान लीजिए आपका कुछ मांग गलत भी है, ठीक है,
लेकिन हम आपके मांग को मान लेते हैं, चलो ना ठीक है नहीं, तुमको आपको कोशिश खुश करने के लिए आपकी गलत डिमांड को भी मान लेते हैं, उसको कहा जाता है तुष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे मुसलमानों की मांग क्या थी, गलत था भाई, भाई सांप्रदायिक पत्नीत्व की तो मांग कर रही, देश तोड़ने वाली बात है, लेकिन साथ साथ रहे, ठीक है, इसलिए मुसलमानों की इस मांग को मान दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, कल के क्लास में अपने गांधी जी का उदय हो जाता, गांधी जी आ जाते दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में, अब फिर 1948 तक भारत में टिके रहते, लेकिन 1948 में नाथू जी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे गांधी का उदय। ठीक है, और बाकी जो पीछे का हमने जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहे, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके दुर्गति हो जाएगी। ठीक है, इसलिए करते रहे, वार्निंग के तौर पे इसे लीजिए, जो भी पढ़ाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न यहीं से आएंगे खास करके, तो इसको करते रहे। ठीक है, 30 पेज पे हम लोग पहुंच गए, 4 से 5 दिन के अंदर में समाप्त होगा। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो मेडिवल, अब बोलोगे तो प्राचीन, जो बोलोगे उसको इसमें शामिल कर देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बूस्टर सीरीज में बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन टू द पॉइंट यहाँ पे क्या चीजें दी हुई है, तो इसको आपको करना सीखिए, कम पढ़ना, प्रिंट आउट बोले तो निकाल लेने के लिए, तो प्रिंट आउट